तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एनालिसिस में हम दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज यानी अमेरिका और भारत के बीच चल रही एक बेहद दिलचस्प और उलझी हुई कूटनीतिक कहानी को डीकोड करेंगे। सच कहूं तो हाल ही में हुए जियोपॉलिटिकल बदलावों ने इस पूरे रिश्ते को किसी रोलर कोस्टर की तरह बना दिया है। अब जरा इस कंट्रास्ट पर गौर कीजिए। मतलब सिर्फ 1 साल के अंदर इतना बड़ा बदलाव। एक तरफ वो टाइम था जब मैगा और मीगा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक इंडिया ग्रेट अगेन की मेगा पार्टनरशिप की हर तरफ गूंज थी। गजब का उत्साह था दोनों तरफ। और फिर दूसरी तरफ अचानक से 50% के भारी भरकम दंडात्मक टैरिफ लगा दिए गए और क्वाड मीटिंग्स को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। ये एक ऐसा यू टर्न था जिसने वाकई सबको चौंका कर रख दिया। तो इस डगमगाते रिश्ते को वापस पटरी पर लाने के लिए आखिर क्या किया जा रहा है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे मुद्दे को 4 साफ हिस्सों में बांटकर समझेंगे। रूबियो का रिपेयर मिशन, ट्रेड टैरिफ्स की असलियत, कच्चे तेल की सोर्सिंग में शिफ्ट और अंत में रणनीतिक साझेदारी का पुनर्निर्माण। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, रूबियोज रिपेयर मिशन। तो हुआ ये है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भारत के 4 दिन के दौरे पर आए हैं और यह दौरा पूरी तरह से रिपेयर मोड में है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत और कोलकाता का ऐतिहासिक दौरा, ये सब उन कूटनीतिक संबंधों को सुधारने की एक बड़ी कोशिश है जिन्हें पिछले 1 साल में बिल्कुल दिशाहीन और गोता लगाते हुए देखा गया था। देखिए, 25 साल की लगातार प्रोग्रेस के बाद इस रिश्ते का अचानक से ऐसे डगमगाना वॉशिंगटन के लिए सच में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया था। अगर हम पिछले कुछ महीनों की टाइमलाइन देखें तो ये किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। अप्रैल 2025 में जेडी वेंस का भारत में एकदम शानदार स्वागत होता है, लेकिन मई आते आते अमेरिकी राष्ट्रपति भारत पाकिस्तान युद्ध विराम का क्रेडिट खुद ले लेते हैं, जिससे भारत काफी असहज हो जाता है। फिर गर्मियों के मौसम में एक बड़ा झटका लगता है। भारत पर 50% के भारी अमेरिकी टैरिफ थोप दिए जाते हैं। आखिरकार बहुत खींचतान के बाद फरवरी 2026 में 18% टैरिफ पर एक टेंटेटिव डील होती है और अब मई 2026 में हम रूबियो को इस पूरे डैमेज को कंट्रोल करते हुए देख रहे हैं। ये उतार चढ़ाव साफ दिखाता है कि रूबियो का ये मिशन कितना ज़्यादा अर्जेंट है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस दरार की असल वजह क्या थी। खैर, कारण एकदम साफ है। पहला, अमेरिकी प्रशासन का भारत पाक संघर्ष को रोकने का पब्लिकली क्रेडिट लेना, जो कि भारत की अपनी कूटनीतिक नीति के बिल्कुल खिलाफ था। दूसरा, अमेरिका का पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर की तारीफ करना। तीसरा, और शायद सबसे ज्यादा चुभने वाला कारण, रूसी तेल खरीदने पर भारत को सजा देने के लिए 50% के भारी इंपोर्ट टैरिफ लगाना, वो भी तब जब चीन पर ऐसे कोई नियम नहीं थोपे गए। और अंत में नए अमेरिकी प्रशासन द्वारा क्वाड गठबंधन को साइडलाइन कर देना। इन सब चीजों ने भारतीय विदेश नीति के जानकारों को अमेरिका के प्रति बेहद अलर्ट कर दिया। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जो है द ट्रेड टैरिफ रियलिटी। कूटनीति के पर्दे के पीछे असल में अर्थशास्त्र कैसे काम कर रहा है, आइए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। देखिए, ट्रेड के मामले में भारत के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है। महीनों की अनिश्चितता और नेगोशिएशन के बाद भारत पर लगने वाला 50% का वो दंडात्मक टैरिफ अब घटकर सीधा 18% हो गया है। एसबीआई रिसर्च के जो आंकड़े हैं वो साफ दिखाते हैं कि इस नई डील के बाद भारत के लिए अमेरिका में अपना सामान निर्यात करना अब कहीं ज्यादा आसान और फायदेमंद हो जाएगा। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। 18% के इस नए टैरिफ के साथ भारत अब वियतनाम के 20% और चीन के 37% के मुकाबले काफी बेहतर और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारतीय निर्यातकों ने एशिया के बाकी बड़े कॉम्पिटिटर्स की तुलना में अपना एडवांटेज वापस हासिल कर लिया है। और ध्यान रहे, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की मजबूत होती पकड़ का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो अब आप सोचेंगे कि इस टैरिफ कटौती का सबसे ज्यादा फायदा आखिर किन सेक्टर्स को मिलेगा। लिस्ट काफी लंबी है। जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, सी फूड और इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स। अमेरिका परंपरागत रूप से भारतीय टेक्सटाइल और लेदर पर काफी ज्यादा टैरिफ लगाता रहा है, इसलिए ये डील इन खास भारतीय उद्योगों के लिए रातों रात एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, जिससे हमारी इकोनॉमी को एक सीधा और बड़ा बूस्ट मिलेगा।
खैर, ये तो बात हुई ट्रेड की, लेकिन ये डील सिर्फ निर्यात के बारे में नहीं है। चलिए हमारे तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द ऑयल सोर्सिंग शिफ्ट। ये मुद्दा सीधे तौर पर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ है। यहाँ अमेरिका का नजरिया और उनका दबाव बिल्कुल साफ था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से ही ये एकदम क्लियर हो गया था कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका तथा वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदने पर सहमत हो गया है। हुआ ये था कि यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारी डिस्काउंट पर मिल रहे रूसी तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया था और अमेरिका किसी भी कीमत पर इसी निर्भरता को तोड़ना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ रूस भी कांच चुप बैठने वाला था। क्रेमलिन का जवाब भी बेहद अहम था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये बयान सीधे तौर पर कच्चे तेल की सोर्सिंग पर चल रही एक इंटेंस जियोपॉलिटिकल रस्साकशी को दिखाता है। मतलब एक तरफ अमेरिका का भारी दबाव है तो दूसरी तरफ रूस के साथ हमारी पुरानी रणनीतिक दोस्ती। अब आप सोचिए, रूस को छोड़ना भारत के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब है पूरे $3 बिलियन की भारी बचत। जी हाँ, SBI रिसर्च के अनुसार अगर भारत रूसी तेल की जगह वेनेजुएला के कच्चे तेल को अपनाता है तो भारत का फ्यूल इंपोर्ट बिल हर साल लगभग $3 बिलियन तक कम हो सकता है। किसी भी नजरिए से देखें तो ये एक चौंका देने वाला आर्थिक लाभ है। लेकिन सच कहूं तो ये ट्रांजिशन इतना भी आसान नहीं है। इसके पीछे के लॉजिस्टिक्स को समझना पड़ेगा। वेनेजुएला से तेल लाना तभी काम करेगा जब भारत हेवी क्रूड डिस्काउंट का पूरा फायदा उठाए। रूसी तेल के प्राइस कैप से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए वेनेजुएला से प्रति बैरल कम से कम $10 से $12 का डिस्काउंट मिलना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट की तुलना में वेनेजुएला से शिपिंग की दूरी 5 गुना ज्यादा है, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्च काफी बढ़ जाता है। तो जब ये सारी शर्तें पूरी होंगी तभी भारत में बिना महंगाई बढ़ाए ये शिफ्ट सफल हो पाएगा। और डेटा भी यही साबित करता है कि ये पूरी तरह मुमकिन है। वेनेजुएला के क्रूड ऑयल की जो एवरेज इंपोर्ट कीमत है वो $40.3 के आसपास है, जो बाकी विकल्पों की तुलना में एक बहुत बड़ा प्राइस एडवांटेज दे रही है। और यही वो अर्थशास्त्र है जो इस इतनी बड़ी कूटनीतिक शिफ्ट को प्रैक्टिकल और आकर्षक बना रहा है। चलिए अब इन आर्थिक आंकड़ों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और वापस ग्लोबल सिक्योरिटी की बड़ी तस्वीर की तरफ चलते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन है रीबिल्डिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रूबियो के इस रिपेयर मिशन का इंडो पैसिफिक रीजन के लिए आखिर क्या मतलब है, क्योंकि व्यापार और तेल के अर्थशास्त्र से कहीं आगे यहाँ बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल दांव लगे हुए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और सेक्रेटरी रूबियो की बातचीत इसी व्यापक सहयोग पर टिकी थी। दोनों ही देशों ने डिफेंस और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में अपने संबंधों को और ज्यादा गहरा करने पर जोर दिया। इसके अलावा ईरान में चल रहे संघर्ष के कारण एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ने वाले असर को लेकर भी गंभीरता से चर्चा हुई। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका एक बार फिर से भारत को एशिया में चीन के खिलाफ एक मजबूत और लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहता है, ताकि एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन को सुनिश्चित किया जा सके। इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है और वो है क्वाड गठबंधन की वापसी। रूबियो की यात्रा के दौरान नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग का तय होना ये साफ संदेश देता है कि जिस गठबंधन को अमेरिकी प्रशासन ने साइडलाइन कर दिया था वो अब पूरी तरह से वापस एजेंडे में आ चुका है। और हाँ, इस कूटनीतिक दौरे का एक बहुत बड़ा और ठोस नतीजा भी सामने आया है। व्हाइट हाउस से आया एक ऑफिशियल इन्विटेशन। ये इन्विटेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इसका सीधा मतलब है कि फॉर्मल ट्रेड डील को फाइनल करने और दोनों लीडर्स के बीच आपसी तालमेल सुधारने के लिए बहुत तेजी से और बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो हमने कूटनीतिक तनाव से लेकर नई ट्रेड डील्स और ऑयल पॉलिटिक्स तक का पूरा सफर देख लिया। अब जाते जाते एक सोचने वाली बात, जैसे जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन्स तेजी से बदल रही हैं और पुराने गठबंधनों की परीक्षा हो रही है, क्या ये नई सुधरी हुई आर्थिक और कूटनीतिक साझेदारियां अगले बड़े जियोपॉलिटिकल झटके को बर्दाश्त कर पाएंगी? इसी बड़े सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। दुनिया के इस सबसे अहम रिश्ते के हर पहलू को डिकोड करने के लिए हमारे साथ आगे भी यूं ही जुड़े रहिए।